यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक पैराग्राफ जो है किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डिफरेंट चार्जेस टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस फ्रॉम इन्फिनिटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन। By definition, work done in carrying charge from infinite to any point is equal to potential into charge. The work done is stored in the system of 2-point charges in the form of electrostatic potential energy U of the system. तो यहाँ पे थ्योरी का एक पोर्शन दिया हुआ है जो सबको मालूम होना चाहिए यदि आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो नहीं आता तो आप जरूर इसे पढ़िए, इस वाले सेक्शन को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को। अब सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 1 आपसे कहता है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू। तो यहां पे दिया है लास्ट में यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर जो है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ये कैसा सरफेस होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 माइनस V2 वो हमेशा जीरो होता है। तो वर्क डन इन मूविंग एनी पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो के बराबर वर्क डन जो है करना होगा। तो आंसर हमारा कितना होगा? जीरो के बराबर, ऑलवेज जीरो। यदि हम इक्विपोटेंशियल किसी भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जा रहे हैं तो वर्क डन जो है जीरो के बराबर होने वाला है, बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई भी एनर्जी जो है काम में नहीं आएगी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th ऑफ अक्टूबर से, जो कि 7th ऑफ अक्टूबर से लेके 29th ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे, 2023 में देंगे 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवार्ड्स हैं इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजोन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और NKC सर लाइव कोड डालना ना भूले, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। सवाल हमारे पास है 2 नंबर। A positively charged particle is released from rest in a uniform electric field. The electric potential energy of the charge. देखिए मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है रेस्ट से। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो होगा इस तरफ QE के बराबर, और ये चार्ज जो है इस तरफ एक्सेलरेट होगा और इसकी स्पीड जो है बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कह सकता हूँ बढ़ती जा रही है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लेट्स से थोड़ी रेस्ट जीरो है, रेस्ट से छोड़ा है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो नॉन जीरो हो जाने वाली है। तो काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है तो मैं कह सकता हूं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है बिकॉज चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सी ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। 3 चार्जेस हैं हमारे पास, इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस पे रखे हुए हैं एज शोन इन फिगर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q द इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है जीरो के बराबर होनी चाहिए इस पूरे सिस्टम की। तो हमें बताना है कि कैपिटल Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो हमने पैराग्राफ में भी एक चीज देखी थी कि यदि इन दोनों पॉइंट चार्जेस को हम पास में लाते हैं इनफाइनाइट से तो इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी होता है K Q1 Q2 R, U के बराबर होता है। तो हमें इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है U सिस्टम। तो कैसे हम लिखेंगे? इन चार्जेस को नाम दे दीजिए, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो हम यहां पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की दैट U12 प्लस U123 प्लस U31
और बस हो गया काम यहाँ पे। तो हमें 3 स्टेप्स में पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा और यही पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होने वाली है। यदि आपको नहीं पता है कैसे लिखा तो आप हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है सीबीएसई का, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी वाला चैप्टर है, उसका थ्योरी आप देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 या 3 में आपको मिल जाएगा। तो इसमें सिखाया हुआ है एग्जांपल्स के साथ कि कैसे हम एक सिस्टम ऑफ चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय लेंथ है इसका L प्लस 2 3 का पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगा K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय L प्लस 1 और 3 का पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय L और ये टोटल समीशन जो है 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे K L कैंसिल आउट हो जाएगा, Q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ कैपिटल Q टू कैपिटल Q प्लस 1 स्मॉल q इज इक्वल्स टू 0। तो कैपिटल Q आपको मिल जाता है माइनस ऑफ Q बाय 2। तो ये वैल्यू होगी यदि प्लस Q की, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर होने वाला है। तो हमारा आंसर कितना होगा माइनस Q बाय 2 विच इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कहता है आपसे इन द फिगर प्रोटॉन मूव्स अ डिस्टेंस d in a uniform electric field as shown in figure. The work done by the proton by electric field is। तो इस वाले चैप्टर में वर्क डन इंपॉर्टेंट होता है कि किसके द्वारा पूछा जा रहा है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा जा रहा है या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इस चार्ज के ऊपर लगने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, which is E, which is charge on proton into electric field E। फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस तरफ, प्रोटॉन को ले जा रहे हैं इस एरो की डायरेक्शन में, इस तरफ ले जाया जा रहा है प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरफ है। क्लास 9th में हमने पढ़ा था यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो वर्क डन जो है नेगेटिव होता है। तो वर्क डन जो है आपको मिलने वाला है नेगेटिव, वर्क डन विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 सिमिलर पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस of 1 microcoulomb have been kept in air at 1 meter distance from each other। तो यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज ये है और यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज और है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 1 मीटर के बराबर है। तो आपसे कहा गया है कि what will be the potential energy, what will be the potential energy। ऑफ कोर्स ये जानना चाह रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो मैं जानता हूं कि 2 पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जो है U इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाय R, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। K की वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9, चार्ज into चार्ज का स्क्वायर which is 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो है 1 मीटर के बराबर है। सारी जो चीजें हैं मैंने SI यूनिट में इस्तेमाल की है, तो आंसर भी मुझे SI यूनिट में ही मिलेगा which is in जूल। तो 9 into 10 to the power minus 3 जूल आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। 9 into 10 to the power minus 3 जूल, 9 मिली जूल। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही हमारा हो जाता है। ठीक बात। अब बढ़ते हैं अगले केस स्टडी की तरफ, जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से कैपेसिटर से रिलेटेड है। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार, क्या कहा गया है यहाँ पे। अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज टू बी अ कैपेसिटर। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन है, हर जगह लिखी हुई है। इट इज अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विथ 2 टर्मिनल्स। टोटल 2 टर्मिनल्स होते हैं, सही बात है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। It basically consists of 2 conductors separated by non-conductive region. This non-conductive region can either be vacuum or electrical insulator material known as dielectric from Coulomb's law of charge। अच्छा ठीक है, known as dielectric। यहाँ पे फुल स्टॉप है। सही बात है, कह रहे हैं कि 2 कंडक्टर यदि सेपरेटेड रखे जाएं वैक्यूम के द्वारा या फिर कोई एक नॉन कंडक्टिव मटेरियल मीडियम बीच में भर दिया जाता है, डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाता है, तो इस पूरे को हम कैपेसिटर कह रहे हैं। कैपेसिटर का आपको बताया गया है कैसे ये बना होता है। फ्रॉम कुलम्स लॉ अ चार्ज ऑन कंडक्टर विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन चार्ज कैरियर्स विद इन द अदर कंडक्टर। यानी कि एक प्लेट पर जो चार्ज है दूसरे प्लेट के चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा। एंड रिपेलिंग लाइक polarity charges, thus an opposite polarity charge will be induced on the surface of other conductor। ठीक है, the conductor thus hold equal and opposite charges on their facing surfaces and the dielectric develops an electric field। ये n है और यहाँ पे है thus
hold equal and opposite charges, develop an electric field. An ideal capacitor is characterized by a constant capacitance C in farads in SI system of units defined as the ratio of the positive or negative charge on conductor to the voltage V between them. Parallel plate capacitor is the most commonly used capacitor. तो ये एक पैराग्राफ है जिसमें आपको डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि यदि चार्जेस जो हैं कैसे इंड्यूस होते हैं प्लेट्स पर, और तीसरी बात यहाँ पे बताई गई है कि डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। चौथी बात बताई गई है कि इनका जो कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है Q by V के द्वारा। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अब हमें इन 5 सवालों का आंसर देना है। सवाल नंबर 1 हमारे पास है, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, यानी कि अंदर एयर भरी हुई है, इट्स कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो यहाँ पे 2 प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं और इनके बीच में जो है एयर भरी हुई है, मान लीजिए वैक्यूम ही है, और हमें बताना है कि इनका कैपेसिटेंस विच इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज वो किस बात पर डिपेंड नहीं करता है। तो एक बात हम जानते हैं कि ये कैपेसिटेंस जो है ना ये चार्ज पर डिपेंड करता है ना ये इस पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इसके स्ट्रक्चर, इसके जो फिजिकल डायमेंशंस हैं, इसका ज्योमेट्री है, इसके बीच का सेपरेशन है, इनके बीच में मीडियम है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला हमें मिलता है K A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। यहाँ पे A होता है फेस एरिया होता है प्लेट का, K जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो यहाँ पे भरा होता है उसका रिलेटिव परमिटिविटी, ये एप्सिलॉन नॉट, और ये D होता है सेपरेशन बिटवीन देम। तो पहला ऑप्शन है थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग प्लेट। तो ये बात जो है जनरली हम नहीं बताते हैं क्लास में, बिकॉज ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो इनका थिकनेस होता है प्लेट्स का वो इस फॉर्मूले में तो नहीं आता है, लेकिन इससे इफेक्ट ये पड़ता है कि आपने फ्रिंजिंग इफेक्ट सुना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में तो ऐसा होता है, लेकिन यदि एजेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है शेप ऐसे हो जाता है। इसे फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। एज के अबाउट जो है फ्रिंजिंग हो जाती है, फैल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस फ्रिंजिंग, ये जो फ्रिंजिंग है ये कम या ज्यादा की जा सकती है इसकी विड्थ को चेंज करने से। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है का जो फ्रिंजिंग है वो डिपेंड करता है इस कंडक्टिंग प्लेट्स पर, और वो कम या ज्यादा होगा तो एक पर्टिकुलर कैपेसिटर में जो वोल्टेज है पर्टिकुलर चार्ज के लिए वो चेंज किया जा सकता है। मान लीजिए हमारे पास एक प्लेट है जिसका एरिया अलग है और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग होने वाला है सेम चार्जेस के लिए, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी अलग हो जाएगा बिकॉज E into D इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा। और यदि मैं बात करूं एक दूसरे तरह के कैपेसिटर की, तो वहां पे डेल्टा V जो है वो अलग आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि अलग है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि Q सेम है लेकिन V अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब कैपेसिटेंस भी अलग अलग आ रहा है। तो कैपेसिटेंस बदल जाएगा यदि थिकनेस कंडक्टिंग प्लेट्स का बदलता है। तो ये चीज आप रट सकते हैं, थिकनेस जो है वो मैटर करती है। बी ऑप्शन कहता है कि चार्ज ऑन द कंडक्टिंग प्लेट्स, चार्ज ऑन द कंडक्टिंग प्लेट। तो चार्ज जो है, चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ता है, चार्ज चाहे कुछ भी हो जाए उस अकॉर्डिंगली जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज से कोई भी कैपेसिटेंस पर असर नहीं पड़ेगा, एरिया से असर पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टिंग प्लेट्स इससे भी फर्क पड़ता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, which is question number 2. When a dielectric is placed in an electric field, the electric field inside the dielectric. तो यहां देखिए बेटा, ये डाइलेक्ट्रिक है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पे अप्लाई कर दिया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाएगा तो होता क्या है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका पोलराइजेशन हो जाता है और डाइलेक्ट्रिक के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, E इंड्यूस हो जाता है। तो यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले रीजन की बात करें तो होने वाली है E नेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस E इंड्यूस्ड। तो हम कह सकते हैं कि पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर उससे भी कम हो जा रहा है, इसका मतलब डिक्रीज हो जाता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस रीजन वेयर डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड। तो आंसर हमारा होगा डिक्रीजेस, बी ऑप्शन। इसके बाद थर्ड जो है क्वेश्चन की बात करते हैं। द ग्राफ shows the variation of capacitances. The plates of two capacitors A and B versus increase of charge Q stored in them. Which of the capacitor have higher potential?
तो ये हमें बताना है कि कौन से कैपेसिटर का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो हम ये जानते हैं कि C और Q का ग्राफ है, तो Q के बीच में रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू CV। तो V को लिखा जा सकता है, C को लिखा जा सकता है 1/V इंटू Q। तो ये y इज इक्वल टू mx जैसी इक्वेशन हमें मिल जाती है। ये Q को हमने x एक्सिस पे रखा है, C को हमने y एक्सिस पे रखा है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो 1/V हमें देने वाला है। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका पोटेंशियल कम, और जिसका स्लोप कम उसका पोटेंशियल ज्यादा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि A का स्लोप कम है B के स्लोप से, तो A का स्लोप कम है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो पूछा यही गया है कि विच ऑफ द कैपेसिटर हैज हायर पोटेंशियल, तो कैपेसिटर A हैज अ हायर पोटेंशियल, तो A वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है। इसके बाद चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। A parallel plate capacitor with plate area this and separation this. If the electric field between the plates is 100 Newton per coulomb, the magnitude of charge on each plate is. तो यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि चार्ज कितना होगा इनके ऊपर, चार्ज कितना होगा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि चार्ज जो है इसकी इनर सरफेस पर ही होता है और इसकी भी इनर सरफेस पर होता है, तो जो चार्ज डेंसिटी है वो आपको मिल जाएगी Q/A और यहाँ पर -Q/A चार्ज डेंसिटी मिल जाती है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर बीच में मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू σ/ε0। सब जानते हैं ये σ/ε0 हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। तो सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए Q/A∈0, ये किसके बराबर दिया है, 100 के बराबर दिया है। तो यहाँ से आपको चार्ज मिल जाएगा A विच इज 1 मीटर स्क्वायर, ε0 विच इज 8.8 into 10⁻⁻12 into 100। तो यहाँ देखिए बेटा ये तो 1 है, ये 100 है तो 10⁻10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 8.8 into 10⁻10, 8.8 into 10⁻10। बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है। इसके बाद 5th सवाल की तरफ चलते हैं। The capacitance of capacitor will decrease if we introduce a slab of। तो कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है K/A∈0 डिवाइडेड बाय D। यदि हम यहाँ पे मीडियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ K की वैल्यू जो है बताती है कि कैपेसिटेंस कितना गुना हो गया है। और मेटल जो होते हैं, मेटल्स का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है, बहुत बहुत ज्यादा होता है। जितना ज्यादा कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसका उतना ही ज्यादा K वैल्यू होता है। तो ये कॉपर जो है एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, जिंक एक मेटल है। तो ये तीनों को यदि हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनका K जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा K हो जाएगा तो कैपेसिटेंस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो किसी से भी कैपेसिटेंस डिक्रीज नहीं होने वाला है बल्कि ये कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देंगे। तो हमारा आंसर जो है वो नन ऑफ दीज हो जाएगा, बिकॉज हमें एक इंसुलेटर की आवश्यकता होगी जिसका K का वैल्यू 1 से कम होगा, वो जाके इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को डिक्रीज कर पाएगा। तो हमें एक इंसुलेटर, हमें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जरूरत है यहाँ पर। ठीक बात।